थोड़ी चर्चा करते। ये 3 शब्द हैं, अनेर धुनेर शब्द है, राम शब्द है, रखवार शब्द। अब इस राम का मतलब कई सारे मतलब है। सरल मतलब तो यही है कि भाई जिसका कोई नहीं है उसका क्या है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है, ऑलमाइटी। नहीं तो एक तो अर्थ ये गॉड से है। गॉड कोई भी हो सकता है, राम प्रतीक है, किसी के लिए कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए शिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी हो सकता है। राम तो एक सिंबॉलिक, केवल दशरथ पुत्र तो नहीं है यहाँ, हैं भाई, कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थिति भी तो हो सकता है। कई बार परिस्थितियाँ क्या होती हैं, व्यक्ति को मदद करती हैं, टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं अनेर धुनेर के कई बार पॉजिटिव परिस्थितियाँ ऐसी आ गई। तो राम का मतलब परिस्थिति भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, राजनीति कुछ करवट ले ले, राजनीति भी हो सकता है। अब राम का देखिए बहुत सारे मतलब हो सकता है कि अभी बीपीएससी के विद्यार्थी सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा ट्विस्ट करे कि जो पॉलिटिक्स उभरे वो बच्चों का डिमांड क्या कर ले, मान ले। नहीं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि ये टर्निंग पॉइंट रहा, पीटी पहले नहीं हो सकता था, अब क्या है, अब हो सकता है, और वो टर्निंग पॉइंट हो जाए। तो कह सकता अनेर धुनेर के राम रखवार। नहीं तो कोई धर्म नीति भी हो सकता है, कोई अर्थ नीति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस समय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राम का मतलब यहाँ कुछ भी है। कई बार हो सकता है कि फेवरेबल सवाल ही आ जाते हैं। नहीं, बहुत सारी परिस्थितियाँ। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप, पूछिए। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आएगा कि कोई हम किसी समस्या से जूझ रहे हों और कोई ऐसी राजनीति का निर्णय हो जाए जो राजनीतिक निर्णय हमारे लिए क्या हो जाए, फलदायी हो जाए। नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी हम यूपीएससी की वैकेंसी और बीपीएससी की वैकेंसी घटा देते हैं, 2000 की जगह पर कितना कर देते हैं, और हो सकता है कि बढ़ा दें हम वैकेंसी। तो किसी परिस्थिति विशेष में, समय विशेष में बच्चों का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया या नहीं। नहीं तो यही वैकेंसी कभी कितनी रहती थी, कभी हो सकता है 5 साल पे एग्ज़ाम लें, आपका समय ही निकल जाए। हो सकता है कि नहीं। बीपीएससी का एग्ज़ाम पहले कितने साल पे होता था, 5-5 साल पे होता था। अब याद कीजिए वो पीढ़ी 2002, 3, 4 का समय जब यूपीएससी में वैकेंसी कितनी होती थी, 200, 300, 400। बिहार पीसीएस में वैकेंसी होती थी 60, 80, 70, इतनी ही सीट निकलती थी। नहीं तो कई बार क्या परिस्थिति होगी, कैसे चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, ये सब कैसे है, भविष्य के गर्भ में। इसका मतलब ये है कि निबंध किसी एक दिशा में नहीं है, इन सभी दिशाओं को खोलना ही निबंध का काम है। तो एक तो ये विषय के स्तर पर है। दूसरा, आपको भाषा कैसी रखनी है। भाषा ऐसी रखनी है जिसमें परीक्षक को आप जोड़ पाएँ। क्योंकि आपका 800 शब्द कोई पढ़े इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, नहीं, उनकी ड्यूटी नहीं है। ये मत सोचिए कि हमने लिख दिया और उनकी ड्यूटी बन गई कि वो इसको पढ़ेंगे और अंक देंगे। ये ड्यूटी आपकी बनती है कि आपका वो निबंध कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। यानी फिर हैंड राइटिंग का सवाल आ गया। हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, अपेक्षाकृत सुंदर। सुंदरता तो एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या है, थोड़ा बेहतर हो, और वर्तनी भी ठीक हो, वर्तनी की शुद्धता हो, जो सब में ज़रूरी, वर्तनी की शुद्धता हो। तीसरा ये है कि पैराग्राफ पे भी ध्यान दिया जाए। कई बार हम लोग ऐसा लिखते हैं कि पैराग्राफ उबाऊ होने लगता है, छोटे छोटे पैराग्राफ हो, उदाहरण भी हो और वैविध्य भी हो।
विविधता हो अलग अलग दिशाओं में, हर पैराग्राफ कुछ अलग अलग बात कहता हो। विविध का मतलब कि आप कभी राजनीति पे ले जाइए, कभी अर्थनीति पे ले जाइए, कभी विदेश नीति पे ले जाइए, उस निबंध को अलग कभी। सीक्वेंस है क्या, कौन सा पहले आया कौन सा नहीं, ये अपने लिखने का स्टाइल है, कोई सीक्वेंस नहीं है। आपका अपना टेस्ट क्या है, और आप अपनी अच्छी चीज़ को तो पहले ही लिखेंगे, है ना। जैसे मान लिया कि आपको लगता है कि नहीं जी हम स्टार्ट कोई विदेश नीति से ही करें, हो सकता है कोई घटना से करें, हो सकता है कोई दार्शनिक कथन से करें, हो सकता है कोई कविता से करें, हो सकता है हम राजस्थानी लोकोक्ति से ही शुरुआत करें। ये हम प्रारंभ कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे, मध्य में क्या लिखेंगे, ये टोटल हमारे टेस्ट पर निर्भर करता है। लेकिन वो सारा टेस्ट किसके लिए है? ये सारा टेस्ट है कि हम परीक्षक के लिए लिख रहे हैं, और निबंध एक माध्यम है। निबंध क्या है? ये माध्यम है। हमको खुश किसको करना है? परीक्षक। निबंध तो एक माध्यम है, मूस मोटे हैं लोढ़ा हुई है, ये एक माध्यम है। अंततः आपका उद्देश्य अंक पर है कि मार्क्स हमको क्या मिलेगा। तो मार्क्स कैसे मिलेगा, इसी को हमको क्या करना है? प्रभावित करना है। तो प्रभावित किससे होगा? विचार से, दर्शन से, आपके ज्ञान के क्षेत्र से, आपके इन सब बातों से कैसे प्रभावित होगा? मान लीजिए आपने लिखा, बिल्कुल ऐसा लिखा जैसे 12वीं क्लास का बच्चा लिख रहा है। नहीं, ऐसा होता है? होता है कि नहीं? भाई वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डीएसपी बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, रजिस्ट्रार बनिएगा, और उस लायक कॉपी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको पता है कि हम जो अंक दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं। ये बच्चा अधिकारी बनेगा, लेकिन कॉपी वैसी नहीं दिख रही है। संयोग अलग बात है। जैसे इस बार बहुत संयोग अच्छा काम किया है हिंदी माध्यम के लिए। जो 208 और 212 अंक लाए हैं वो उतना डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को तो जान ही रहा हूँ। मतलब ये वो नहीं कह सकते कि हम इतना डिज़र्व करते हैं। मान लीजिए किसी का 212 आया निबंध में, वो ये नहीं कह सकता खड़े होकर के कि हम इतना डिज़र्व करते हैं। वो डिज़र्व 170 180 कर रहा था, क्योंकि मैं एक एक विद्यार्थी को जान रहा हूँ, है ना, जो टॉप किया उसको। भाई क्या लिखेगा, हम तो हैंड राइटिंग तक सब, लेकिन कई बार जैसे 67वीं में ऑप्शनल हिंदी और सोशोलॉजी ने क्या किया? बूम कर दिया। तो कई बार संयोग होता है। तो संयोग में, चूँकि संयोग भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते रहते हैं। भाग्य भी किसका साथ देगा? है ना, जो कर्म करते हैं। तो इस बार हिंदी माध्यम के लोगों को निबंध ने क्या किया? हाँ, अगले साल ऐसा ही हो जाए, मतलब इस गलतफहमी में नहीं रहना है ना, कि अगले साल इस औसत ज्ञान पर हम 208 ला देंगे, 212 ला देंगे, 190 प्लस ला देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। यानी एक अपने अध्ययन की, लेखन की रणनीति बनानी ही पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि औसत न्याय हो जाता है, क्योंकि आप 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो एक एवरेज जस्टिस आपके साथ हो जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि वो व्यक्ति उतना क्या होता है, डिज़र्व करता है। कई बार होता है इस तरह से। तो परीक्षक कैसे प्रभावित होगा? विचार से, दर्शन से, ज्ञान से, भाषा से, कई सारी बातें। कुछ आप सिखा पाते हैं तब वो अच्छा अंक क्या करता है? वो देता है। ठीक है, तो इतनी चर्चा में अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछिए, फिर हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते हैं। कोई प्रश्न है? कोई आपके मन में, जहन में कोई प्रश्न? हाँ, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्या हो सकते हैं? नहीं, सब में नहीं हो सकता, है ना। व्यंजना तो सब में होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा। लेकिन कई बार हम किसी को लक्षित करके भी बोल सकते हैं। जैसे मान लिया कि मूस मोटे हैं लोढ़ा हुए हमें, हम अंग्रेज़ों को लक्षित करके कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने मूस बने रहने को क्या किया? बाध्य किया, कर दिया, है ना। कितने आईसीएस पैदा हुए, हमने मौका ही नहीं दिया। हमने भाषा वैसी रखी, हमने उम्र घटा दी, हमने कई सारे प्रावधान क्या किए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हुए और उन्होंने त्यागपत्र भी दिया। नहीं, पास किए एग्ज़ाम, उन्होंने दिखाया अपना दम। वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में ऐसी परिस्थिति नहीं है समान अवसर की। क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितना सुंदर सुंदर शब्द है।
सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, और हमने बहुत सोच विचार के रखा। सबसे पहले सामाजिक रखा, क्यों नहीं आर्थिक शब्द पहले रख दिया? कुछ सोच के रखा होगा एक ऑर्डर में। पहले हमको अगर 3 न्याय की बात हो तो सबसे पहले हमको किस पर विचार करना है? सामाजिक न्याय पर बात करनी है, फिर उसके बाद आर्थिक न्याय पर बात करनी है, फिर उसके बाद राजनीतिक न्याय पर बात करनी है ना। इसका मतलब ये है कि हम अपने जो भारत के जो लोग हैं, हम 145 करोड़ लोग हैं, और इस 145 करोड़ लोग को संसाधन बनाते हैं, भीड़ बनाते हैं, या मूस बने रहने को अभिशप्त करते हैं। ये हमारी अर्थनीति तय करेगी। अगर अर्थनीति में ऐसा हो कि 40% रिसोर्स 1% लोगों के पास चला जाए, अमीरी और गरीबी का गैप बढ़ता चला जाए, आज़ादी से पहले जितना गैप था उससे अभी गैप शायद ज़्यादा है, नहीं तो हो सकता है कोई विद्यार्थी इसी आंकड़े से ही निबंध शुरू करे। निबंध आपके पास क्या था? मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुए हैं, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया? वर्तमान आंकड़े से। वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी रामचरितमानस के किसी चौपाई से कर सकता है, कोई हो सकता है विदेश नीति से करे, कोई हो सकता है अंग्रेजी सत्ता से ही शुरू करे, हम हो सकता है उपनिषद से शुरू करें, हम हो सकता है उत्तर वैदिक समाज में किस तरह से जन्म आधारित जाति संरचना हुई, किस तरह से लिंग भेद पर बातें हुई, वहाँ से हम शुरुआत करें। तो हम कैसे शुरुआत करते हैं, क्या जानकारी रखते हैं, ये धीरे धीरे लिखते लिखते क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। लेकिन निश्चित रूप से निबंध को विभिन्न दिशाओं में खोलना है, समझाना है, और अभिधात्मक अर्थ से निबंध नहीं होगा। मूस का मतलब यहाँ चूहा कदापि नहीं है। हालांकि कई गुरुजनों ने बोर्ड पे चूहा बना बना के सिखाया और हाथी का फोटो भी बनाया, नहीं निबंध पढ़ाते हुए। हाँ ये भी, हाँ इसमें भी कई बार तो मूस मूसी बने रहने में आनंदित होता है, नहीं ऐसा होता है ना, उसको लाख सब कुछ सुविधा दे दी जाए। हाँ, तो वो चीज़ भी लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल लिखना है, कई डायरेक्शन में लिखना है। एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपके पास सब सुविधाएं हों, हाँ, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा उसका। लेकिन उसके अंदर वो जो आप किलिंग इंस्टिंक्ट जो है, जो जिजीविषा जो है, जो विपरीत परिस्थितियों में बढ़ने की जो हो सकता है कि उसकी हो सकता है संगति ऐसी हो सकता है संगति अच्छी हो। मुखर्जी नगर में आया और रूममेट मेरा मिल गया, बहुत अच्छा, नहीं हो सकता है कि मेरी संगति क्या हो गई, खराब हो गई हो। बहुत सारी बातें हैं किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता में। इसलिए कहा गया कि योग्यता तो 1/4 ही है। कोई व्यक्ति कहाँ है, वो अपने निर्णयों का ही उत्पाद है। यानी हम अपने जीवन में जो जो डिसीजन लेते हैं उसी का एक्चुअल कल्मिनेशन है हम। कोई व्यक्ति 50 साल में 60 साल में अपने को आकलित करे तो यही देखेगा कि हमने जो जो निर्णय लिए हैं उस सब निर्णयों के कारण ही हम यहाँ हैं। कई बार हो सकता है परिस्थितियों के कारण भी हो। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें हैं जो सब निबंध में, चूँकि बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने हैं, उसमें हो सकता है कि संविधान का अनुच्छेद, संविधान का भी बात, इतिहास का बात, अर्थनीति की बातें, विदेश नीति की बातें, राजनीति की बातें, फिलॉसफी की बातें, वेस्टर्न फिलॉसफी की बातें, अब कई सारी बातें जो हैं वो निबंध में, जितना ज्ञान का विस्तार होगा परीक्षक उतना ही क्या होगा, प्रभावी होगा। और उस ज्ञान की प्रस्तुति कैसे मौलिक रूप से हो रही, आपकी भाषा कैसी है, भाषा में प्रवाह कैसा है, वर्तनी कैसी है, इन सब बातों को धीरे धीरे ग्रेजुअल रूप से एडॉप्ट करते रहने से, लिखने से, प्रैक्टिस करने से फिर वो निबंध क्या हो जाते हैं। एक तो विषय की संपूर्ण समझ, और समझ के बाद फिर उसको विभिन्न दिशाओं में लिखना और खोलना, और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ, और ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो एक हम लोग उठाते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अभी हमने हल्का हल्का बताया है 1-2 निबंधों पर, नहीं तो कुछ करते हैं। कोई लोकोक्ति आपके मन में आ रहा हो तो बताइए, फिर हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। कोई है मन में लोकोक्ति? कहीं से भी, कहीं से भी, कोई भी नया पुराना कुछ भी आपके मन में कुछ बात चल रही हो तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग 100 लोकोक्तियों को क्रम से ऑर्डर में पढ़ेंगे। बात सही, और आगे बढ़िए। जिसके मतलब हाँ, जिसमें स्वयं 72 छेद नहीं
हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है चलनी जो है, हाँ, हंसता है किस पर? सूप पर या डगरा पर। हाँ, इसी में 72 छेद है। नहीं, और हंस किस पर रहा है? जिसमें एक भी छेद जिसमें एक भी छेद नहीं है। नहीं, तो बहुत पॉपुलर है लोकोक्ति, बहुत पॉपुलर लोकोक्ति है। तो इसका मतलब क्या है?